स्क्रीन पे एक आर्टिकल देख रहे हैं और इस आर्टिकल में एक शख्स आपको दिखाई दे रहे हैं। कौन है ये जापान के एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे। इनके मुंह से गलती से मजाकिया लहजे में कुछ निकल गया चावल को लेकर और इनको इस्तीफा तक देना पड़ गया। अभी चावल की समस्या जापान में बुरी तरीके से छाई हुई है और भारत मदद को सामने आया है। भारत की इकोनॉमी अब कुछ ऐसे सीन पर पहुंच गई है कि दुनिया भर के अवसर भारत को खुद ब खुद चल के आने लगे हैं। भारत 2030 तक G7 देशों के साथ क्या करेगा, ये भी डिटेल निकल कर आया है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पे एक मैप देख रहे हैं और इस मैप को प्रोजेक्ट किया गया है जिसमें बताया गया है कि दुनिया में किस तरीके से बदलाव आ रहे हैं और दुनिया की अर्थव्यवस्था किस रफ्तार में बदल रही है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि अर्थव्यवस्था में कंपनीज अपना एक अहम रोल अदा करती हैं। किस देश में कितनी बिलियन डॉलर की कंपनी बनने वाली है और 2025 का ये आंकड़ा निकलकर सामने आया है। जिस आंकड़े को अगर लिस्ट को देखेंगे तो यहाँ पर सबसे नीचे है नाइजीरिया, जहाँ 1 बिलियन डॉलर की कंपनी बन रही है। वहीं दूसरा इजिप्ट, जॉर्डन, कोस्टा रिका, लिथुआनिया, साइप्रस, माल्टा, पेरू, कोलंबिया 4, 7 और पाकिस्तान भी है इस लिस्ट में। पाकिस्तान में 12 बिलियन डॉलर की कंपनी बनने को तैयार है। इसके अलावा रूस, ग्रीस और इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, फ्रांस। नंबर 1 पे कौन है? नंबर 1 पे है अमेरिका और यहाँ है 1873। तो जापान में है 404। भारत में 348 बिलियन डॉलर की कंपनी बन रही है। मतलब इसका अर्थ ये दिख रहा है कि भारत की इकोनॉमी काफी अच्छे मोड पर इस वक्त चल रही है। भारत की इकोनॉमी को लेकर कई तरह की बातें भी कही जाती है। ये कहा जाता है कि बाकी चीजों को छोड़ दो, अगर भारत की सिर्फ सोने की बात करें ना कि कितने का गोल्ड है, तो घर से अगर सोना निकले तो करीब 2.4 ट्रिलियन डॉलर का तो अकेले सोना निकल जाएगा भारत में का। इस रफ्तार में इकोनॉमी भारत की बढ़ रही है। अब इसी क्रम में ये भी कहा जा रहा है कुछ अवसर जो है ना भारत को खुद ब खुद मिल रहे हैं, खुद से चलकर निकलकर सामने आ रहे हैं। कुछ ऐसा ही सीन होता हुआ दिख रहा है। स्क्रीन पर जो आपने शुरू में आर्टिकल देखा, ये जापान के एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे। एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने एक बात कह दी और ये बात उनके ऊपर इतनी भारी पड़ेगी, इन्होंने सोचा भी नहीं होगा। कृषि मंत्री ताकू एतो को मई 2025 में इस्तीफा देना पड़ गया था, क्योंकि उन्होंने मजाक में कहा था कि उन्हें चावल की कीमतों की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि उनके जो वोटर हैं, उनके जो समर्थक हैं, वो तो उन्हें मुफ्त में चावल दे देते हैं। अब जरा सोचिए, इस छोटे से बयान का असर ऐसा हुआ कि जनता में भारी आक्रोश फैल गया और आखिरकार उन्हें इस्तीफा देना पड़ा अपने बयान को लेकर। इस संकट ने प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा की सरकार को हिलाकर रख दिया है। सिर्फ चावल की संकट उनकी सरकार की स्वीकृति रेटिंग को 21 से 27.4% तक गिरा रही है, जो दशकों में निचला स्तर है। दरअसल चावल की क्राइसिस शुरू हो चुकी है जापान में। जापान में चावल एक प्रमुख खाद्य पदार्थ है और सिर्फ खाद्य पदार्थ ही नहीं है, बल्कि ऐसे समझ लीजिए कि ये देश की संस्कृति, परंपरा और पहचान का प्रतीक है। जापानी भाषा में चावल को गोहान कहा जाता है। गोहान का अर्थ सामान्य रूप से भोजन के लिए भी उपयोग होता है। हालांकि 2025 में जापान जिस गंभीर चावल संकट से जूझ रहा है, इसका नाम दे दिया गया है रेवा संकट। दरअसल ये रेवा सम्राट नरुहितो के समय में इसी तरीके का संकट आया था, इसी वजह से इसका नाम दिया गया है। पिछले 1 साल में चावल की कीमतें दुगनी हो गई है। सुपरमार्केट की अलमारियों से चावल गायब हो रहे हैं। ये संकट जापानी सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है और इसी वजह से प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा की लोकप्रियता को ऐतिहासिक निचले स्तर पर पहुंचा चुका है। हालांकि चावल का संकट खड़ा कैसे हुआ, तो सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई साल 2023 से। इस संकट की शुरुआत साल 2023 की गर्मियों में हुई। जापान में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ी। तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। कई क्षेत्रों में तो 35 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान 46 दिनों तक रहा। इस असामान्य मौसम ने
चावल की फसल को भारी नुकसान पहुंचाया, प्रोडक्शन में कमी आ गई। उसके बाद कुछ और भी कारण थे, जैसे जापान सरकार ने लंबे समय से छोटे पैमाने के चावल किसानों को समर्थन देने के लिए जो आयात शुल्क था वो टैरिफ करीब 700% तक रखा था और एक कठोर नियम लागू कर दिया था, जिस नियम को कहते हैं ब्लैक बॉक्स चावल का। जापान का चावल बांटने के तरीके को, प्रणाली को कहते हैं ब्लैक बॉक्स। ये बहुत जटिल होता है और बहुस्तरीय होता है। इसमें पर्याप्त मिलिंग क्षमता की कमी है, जिसके कारण भूरे चावल को जापानियों द्वारा पसंद किए जाने वाले सफेद चावल में बदलने में देरी होती है। फिर साल 2024 में खबर मार्केट में फैल गई कि आपूर्ति की कमी है। लोगों ने घबराहट में चावल की जमाखोरी शुरू कर दी। कई दुकानों ने प्रति ग्राहक एक बैग की खरीद सीमा लागू कर दी। इससे कमी और बढ़ गई। फिर जापान में पर्यटन क्षेत्र में भी वृद्धि हुई। चावल की मांग बढ़ा। पर्यटक स्थानीय व्यंजनों का आनंद लेने के लिए चावल का उपयोग करते हैं, जिससे आपूर्ति पर दबाव डाला और इसका असर पड़ रहा है। अभी चावल की कीमत 101% बढ़ गई है। जापान की ना एक बड़ी फेमस चावल है कोशी हिकारी। इसके 5 किलो की बोरी की कीमत है 5000 येन यानी कि $35, जबकि अन्य किस्में 4200 येन तक बिकती हैं। रेस्टोरेंट में चावल के दाम बढ़ा दिए गए। मुफ्त रिफिलिंग बंद कर दी गई। कुछ लोग बाहर से चावल खरीद कर लाने लगे। इस संकट ने प्रधानमंत्री शिगेरू हिशिबा की सरकार को हिला कर रख दिया है और अब ये भारत इस मामले में मदद करे ताकि स्थिति को संभाला जा सके। भारत के लिए इकोनॉमिक तौर पर ये एक अच्छा मौका आया है। जापान की चावल कमी ने भारत के लिए नया व्यापार अवसर खोल दिया है। भारत में हजारों चावल की किस्में उपजाई जाती है, जिनमें नॉर्थ ईस्ट में चिपचिपा चावल शामिल है। जापान सरकार यही चावल को खरीदना चाहती है और भारत के साथ इस मामले में भी व्यापार करना चाहती है। वैसे तो जापान और भारत कई सेक्टर में साथ आए हैं, लेकिन अब खाद्यान्न के सेक्टर में भी आ रहे हैं। इस बीच एक रिपोर्ट भी आई है, जिस रिपोर्ट ने ये कहा है दुनिया जो सोचती है वैसा नहीं होगा। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं। वेल्थ मैनेजमेंट फर्म इक्विरिस ने एक रिपोर्ट जारी की है और कहा है भारत 2030 तक पछाड़ देगा G7 के सारे देशों को और आगे निकल जाएगा जीडीपी रेस में। भारत 2025-26 में 6.5% के जीडीपी दर के साथ दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाला प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। विश्व बैंक ने 2025-26 के लिए भारत की विकास दर को 6.3% अनुमानित किया है, जो G7 देशों से कहीं अधिक है। जापान की विकास दर 1% से कम, जर्मनी का 1.3% के आसपास रहने की उम्मीद है। भारत 2025-30 के बीच जीडीपी में 15% से अधिक का योगदान देगा, जो जापान, जर्मनी और पूरे G समूह के संयुक्त योगदान से अधिक है। और इसके पीछे कई सारे कारण हैं, जैसा मैंने कहा ग्रामीण खपत में उछाल है। इसके अलावा सरकार भी कई तरह के बुनियादी ढांचा वगैरह बना रही है और विनिर्माण क्षेत्र में यानी कि मैन्युफैक्चरिंग में भी कई स्कीमें हैं। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।